हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वोकैबुलरी सीरीज़ में हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साथ में एमसीक्यूज़ किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ पूछा जा सकता है, हफ़ी। हफ़ी, HUFFY। हफ़ी एक एडजेक्टिव होता है और हफ़ी का अर्थ होता है नाराज़ या चिड़चिड़ा, जो छोटी छोटी सी बात पर जल्दी बुरा मान जाए और नाराज़ हो जाए, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? हफ़ी बोलेंगे। सो ईजली ऑफेंडेड या स्लाइटली एंग्री। सिनोनिम क्या इसका हो सकता है? इसका सिनोनिम हो सकता है इरिटेबल। एग्जाम्पल देखते हैं। द मैनेजर गिव हफ़ी रिप्लाई व्हेन क्वेश्चनड अबाउट द डिले। मैनेजर ने देरी के बारे में पूछे जाने पर नाराज़गी भरा उत्तर दिया, मतलब वो नाराज़ हो गया जब उससे क्वेश्चन पूछा गया तो। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी। हफ़ी तो आपको मैंने बता दिया कि एडजेक्टिव, इसकी और भी फैमिली वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हफ। हफ मतलब हफ जो होता है वो वर्ब और नाउन की तरह यूज़ होता है, और हफ का अर्थ होता है फूफकारना या नाराज़गी। ठीक है, और इसी में अगर एडवर्ब में जाते हैं तो हफली होता है। हफली, हफली का मतलब होता है नाराज़गी से। ठीक है, तो ये भी ध्यान देते चलिएगा, क्योंकि ये इसके जो वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में उसके फैमिली वर्ड भी डिस्कस करेंगे। डिस्कस नहीं करेंगे, मैं बता दूंगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ये कोई नया वर्ड नहीं है अगर आपको देखने को मिले कहीं तो। नेक्स्ट वर्ड इज मॉलिफाई। मॉलिफाई वर्ब है। मॉलिफाई का अर्थ होता है शांत करना, तुष्ट करना किसी को। जब कोई गुस्सा हो, नाराज हो, या कोई बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रहा हो, तो जब उसको शांत करते हैं, तुष्ट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिफाई करना। किसी के गुस्से या दुख को कम करके उसे शांत या संतुष्ट करने को हम मॉलिफाई करते हैं, मॉलिफाई कहते हैं। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं काम समवन्स एंगर। जब ऑप्शन दिए जाते हैं तो इसी तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं। और इसका सिनोनिम हो सकता है पैसिफाई करना। पैसिफाई का भी अर्थ वही होता है शांत करना। खासकर जब छोटे बच्चे को हम शांत करते हैं तो कहते हैं पैसिफाई करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट ट्राई टू मॉलिफाई द प्रोटेस्टर्स बाय अनाउंसिंग न्यू रिफॉर्म्स। सरकार ने नए सुधारों की घोषणा करके जो प्रोटेस्टर थे, प्रदर्शनकारी थे, उनको शांत करने की कोशिश करी। अब अगर देखते हैं मॉलिफाई किस और तरीके से, मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, तो मॉलिफिकेशन, जब यही मॉलिफिकेशन होता है तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो जाता है और उसका अर्थ वही होता है शांत करना, तुष्टिकरण। और जब मॉलिफाइड, तो उसका अर्थ होता है भी वही होता है, लेकिन वो जो V2 और V3 फॉर्म होता है मॉलिफाई का। तो मेरे बताने का बस यही मकसद है कि अगर कहीं आप अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट वर्ड इज अनार्की। अनार्की, अनार्की भी बोलते हैं, अनार्की भी बोलते हैं, ANARCHY। अनार्की का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होगा वो नाउन होगा, ध्यान रखिएगा। अनार्की है, इसके और भी वर्ड्स होते हैं इसके टाइप के। अनार्की का अर्थ होता है अराजकता या कानूनहीनता, मतलब ऐसी स्थिति जहाँ पर कोई सरकार ना हो, कोई नियम नियंत्रण, कोई कंट्रोल ना हो, हर जगह अव्यवस्था फैली हो। आप इंग्लिश में अगर देखा जाए तो बोलते हैं जब एब्सेंस ऑफ लॉ और गवर्नमेंट हो तो वहाँ पर एनार्की है। एग्जाम्पल, द सडन कोलैप्स ऑफ अथॉरिटी लेड द रीजन इनटू एनार्की। अधिकार व्यवस्था की अचानक पतन से क्या हुआ? क्षेत्र में अनार्की हो गया। ठीक है, तो अधिकार व्यवस्था के अचानक पतन ने क्षेत्र को अराजकता में धकेल दिया। इस तरह से आप इस वर्ड सेंटेंस का मीनिंग समझ रहे हैं। एनार्की को हम एनार्किक भी बोलते हैं। अगर एनार्किक बोल रहे हैं तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, और अब एनार्किस्ट बोल रहे हैं तो वो नाउन हो जाता है, मतलब किसी पर्सन के बारे में बोला जा रहा है, अराजकतावादी। नेक्स्ट है असेंडेंसी। असेंडेंसी एक नाउन है, और असेंडेंसी का अर्थ होता है क्या? प्रभुत्व या वर्चस्व। प्रभुत्व या वर्चस्व मतलब क्या हुआ? किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप को, किसी देश को दूसरों पर प्रभाव या नियंत्रण दूसरों पर प्रभाव या नियंत्रण स्थापित हो जाना, मतलब कि डोमिनेंस हो जाना, कंट्रोलिंग हो जाना, इन्फ्लुएंस हो जाना। तो जब कोई देश, कोई व्यक्ति या कोई समूह देश
का दूसरों पर प्रभाव या नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, एसेंडेंसी। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। द पार्टी गेन्ड पॉलिटिकल एसेंडेंसी आफ्टर विनिंग अ मेजॉरिटी इन द इलेक्शंस। चुनाव में बहुमत जीतने के बाद उस पार्टी ने राजनीतिक वर्चस्व स्थापित कर लिया, मतलब सुप्रीमेसी पा लिया। अच्छा, एसेंडेंसी का और भी हो सकता है क्या, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो तो एडजेक्टिव, अगर नाउन हो तो ऐसी क्या बोलेंगे, एसेंडेंट। ठीक है, और वही अगर वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो एसेंड बोलेंगे, ASCEND। फाइन। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एलिजी। एलिजी, एलिजी वर्ड भी बहुत OWS में पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। एलिजी एक नाउन की तरह यूज़ होता है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, और इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है शोक गीत या विलाप गीत, मतलब पोएम ऑफ मॉर्निंग। पोएम ऑफ मॉर्निंग, जब आप मॉर्न करते हो, किसी मृत व्यक्ति या किसी मृत व्यक्ति की स्मृति में लिखा गया दुख भरा कविता या दुख भरा गीत को हम एलेजी बोलते हैं। और इसका कैसे हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे, द पोएट रोट एन एलेजी टू ऑनर द सोल्जर्स हु डाइड इन द वॉर। कवि ने युद्ध में मारे गए सैनिकों की स्मृति में याद में शोक गीत लिखा। फाइन। एलिजी, एलिजियक हो सकता है अगर वो एडजेक्टिव, अगर एलिजियक है मतलब ELEGIAC है तो वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा, और एलिजिस्ट मतलब नाउन की तरह यूज़ होगा, और एलिजिस्ट मतलब शोक गीतकार, जो पर्सन लिख रहा है उसे बोलेंगे। हमारा अगला है पैरोडी। पैरोडी, PARODY। पैरोडी नाउन है, और पैरोडी का अर्थ होता है व्यंग्य नकल या उपहासात्मक अनुकरण। अब बहुत भारी हिंदी है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी गंभीर रचना या व्यक्ति या घटना का मजाकिया अंदाज में नकल करके हास्यपद बना देते हैं। हास्यपद मतलब व्यंग पैदा करते हैं, हास्य या व्यंग पैदा करते हैं, तो उसे हम पैरोडी बोलेंगे। ह्यूमरस इमिटेशन मतलब इमिटेट करना क्या हुआ, नकल करना, और ह्यूमरस मतलब कि ऐसा बनाना जिससे सामने वाले को अच्छा लगे, ह्यूमरस हो, थोड़ा हंसी आए, इस तरह का। तो पैरोडी हो गया। और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे इन सेंटेंस, द शो प्रेजेंटेड अ पैरोडी ऑफ पॉपुलर पॉलिटिकल स्पीचेस। कार्यक्रम में लोकप्रिय राजनीतिक भाषणों की व्यंग्यात्मक नकल प्रस्तुत की गई। ठीक है। अच्छा, पैरोडिक जो हो गया ये एडजेक्टिव हो गया। पैरोडी तो आपको मैंने बताया पैरोडी क्या है। पैरोडी मतलब नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ हो सकता है। अगर यही पैरोडिक हो गया PARODIC तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा। और पैरोडिस्ट मतलब पैरोडिस्ट नाउन होगा जिसका अर्थ होता है जो व्यंग कर रहा है, उसे हम पैरोडिस्ट बोलेंगे। आई होप समझ पा रहे हो। हमारा अगला वर्ड है पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम जो है ये नाउन है, और पैंडेमोनियम का अर्थ होता है भारी अफरा तफरी या कोलाहल, मतलब कि ऐसी स्थिति, ऐसा सिचुएशन, ऐसा सर्कमस्टांस जहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो, हंगामा हो और बहुत ज़्यादा कैओस हो, अव्यवस्था हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, भारी अफरा तफरी या कोलाहल। वाइल्ड अपरोर या कैओटिक नॉइज़, तो उसे हम पैंडेमोनियम बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द सडन अनाउंसमेंट कॉज्ड पैंडेमोनियम इन द असेंबली हॉल। अचानक की गई अनाउंसमेंट, घोषणा से जो असेंबली हॉल था, सभा कक्ष में भारी अफरा तफरी मच गई। अच्छा, पैंडेमोनियम लाइक भी अगर आपको देखने को मिले तो पैंडेमोनियम लाइक अगर है तो वो एडजेक्टिव की तरफ हो जाता है, मतलब कोलाहलपूर्ण। जैसे पैंडेमोनियम का अर्थ हुआ कोलाहल, वही पैंडेमोनियम लाइक का अर्थ हुआ कोलाहलपूर्ण। देखिए, वर्ड फैमिली इसलिए जानना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप क्लोज टेस्ट वगैरह बनाते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह का सेंटेंस यूज़ होगा, या सेंटेंस आप बनाते हो तो कहाँ पर एडजेक्टिव या वर्ब वही शब्द एडजेक्टिव की तरह या वर्ब की तरह किस तरह से यूज़ होगा। तो ये ध्यान देना ज़रूरी है जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं। चलिए, हमारा अगला वर्ड है, बहुत फेवरेट वर्ड है SSC का, पैंसिया। पैंसिया, PANACEA। पैंसिया नाउन है। पैंसिया का अर्थ होता है रामबाण उपाय, रामबाण उपाय या सर्वरोगहारी, मतलब कि सारे रोगों का एक दवा जो कहते हैं ना उसे पैंसिया।
ठीक है। तो ऐसा उपाय या दवा जो हर समस्या या बीमारी को ठीक करने का दावा करे, ऐसी चीज़ को हम पैंसिया बोलेंगे, और इंग्लिश में इस तरह से बोला जाता है यूनिवर्सल रेमेडी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इसे हम क्योर ऑल भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर नॉट अ पैंसिया फॉर ऑल सोशल प्रॉब्लम्स। मतलब आर्थिक सुधार जो है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है, सारे सोशल प्रॉब्लम का रामबाण उपाय नहीं हो सकता है। समझ में आया? यहाँ पर हम दवा वाली पैंसिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम हर तरह के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा अगला वर्ड है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक का अर्थ क्या होता है? ये एज अ नाउन और एज एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज़ होता है। सोपोरिफिक का अर्थ होता है नींद लाने वाला। कोई भी चीज़ जो नींद लाए आपको, चाहे वो दवा हो सकती है, चाहे वो मूवी हो सकती है, अगर मेटाफर की तरह यूज़ करें तो। और निद्रा कारक मतलब कि जो नींद लाने का कारक बने, जो नींद लाने वाला हो या बहुत उबाऊ होने के कारण नींद जैसा महसूस हो, तो उसे हम बोलेंगे सोपोरिफिक। समझ में आया? और इसका अच्छा, आप बोलते हो ना सेडेटिव बोलते हो ना, तो इसका सिनोनिम हो गया ये सोपोरोफिक का। एग्जाम्पल देखते हैं, द प्रोफेसर्स लॉन्ग एंड सोपोरोफिक लेक्चर मेड सेवरल स्टूडेंट्स ड्रॉजी। प्रोफेसर का लंबा और नींद लाने वाला व्याख्यान मतलब कि जो लेक्चर था, कई छात्रों को मतलब नींद में ला दिया। हमारा अगला वर्ड है ओएसिस। OASIS। ओएसिस एक नाउन है और ओएसिस का अर्थ होता है नखलिस्तान या हरियाली स्थल। मतलब कि समझते हैं, रेगिस्तान या सूखे क्षेत्र में जब वैसा स्थान हो जहाँ पे पानी दिखे आपको, हरियाली थोड़ी बहुत दिखे, तो इसे हम ओएसिस बोलते हैं। अच्छा, इसको हम एज अ मेटाफर भी यूज़ करते हैं। मेटाफर मतलब क्या? जैसे कि पहले तो हम इसका मीनिंग समझते हैं। फर्टाइल स्पॉट इन अ डेजर्ट हम इसको सिंपली बोलेंगे इन इंग्लिश। और एज अ मेटाफर अगर हम यूज़ करें तो कहीं पे जब इस तरह का प्रॉब्लम हो और वहाँ पे प्रॉब्लम में थोड़ा सा राहत वाला चीज़ हो, तो एज अ मेटाफर हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सुरक्षित या सुखद जगह। समझ में आया? तो दस एग्जाम्पल देखते हैं। द स्मॉल लाइब्रेरी वॉज एन ओएसिस ऑफ पीस इन द नॉइजी सिटी। इस तरह से यूज़ है। यहाँ पर जो सेंटेंस में ओएसिस यूज़ कर रहे हैं, ये एज अ मेटाफर यूज़ हो रहा है। द स्मॉल लाइब्रेरी वॉज एन ओएसिस ऑफ पीस इन द नॉइजी सिटी। शोरगुल वाले शहर में छोटी सी लाइब्रेरी जो है शांति का नखलिस्तान थी। ठीक है, तो इस तरह से चलिए अब हम अपना OWS का MCQs देखते हैं। इसी तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन हु डज समथिंग दैट इज कम्प्लीटली यूजलेस और सर्व्स नो प्रैक्टिकल पर्पस इज कॉल्ड। जो व्यक्ति पूरी तरह से निरर्थक या बेकार कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसका सही ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब ओटियोस, जिसका अर्थ होता है निरर्थक या अनुपयोगी, जो पूरी तरह बेकार या किसी काम का ना हो। देखिए ऑप्शंस में है एफिशिएंट, कुशल मतलब जो काम को जल्दी और सही तरीके से करे, उसे हम कुशल बोलेंगे, एफिशिएंट बोलेंगे। प्रोडक्टिव, जो लाभदायक या परिणाम देने वाला हो। और डिलिजेंट, जो मेहनती और ध्यान से काम करने वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस और इंजरी इज़ कॉल्ड। तो वो जो व्यक्ति बीमारी या चोट से ठीक हो रहा हो, उसे क्या कहेंगे? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, जिसका अर्थ होता है, पहले तो ऑप्शन ए है कॉन्वलेसेंट और इसका अर्थ होता है स्वस्थ हो रहा रोगी। तो जो बीमारी के बाद धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है, उसे हम कॉन्वलेसेंट बोलेंगे। इनवैलिड है, इनवैलिड का अर्थ होता है सख्त रोगी, जो बीमारी के कारण कमज़ोर या कार्य करने में असमर्थ हो। सर्जन, जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है। और ऑप्शन डी, जो इम्यून प्रतिरक्षित। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। A person who practices strict self-discipline and lives a simple life avoiding physical pleasure is called। जो व्यक्ति कठोर आत्म संयम का पालन करता है और फिजिकल प्लेजर से दूर रहता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एस्थेटिक। एस्थेटिक का अर्थ होता है संयमी या तपस्वी, तो जो भौतिक सुखों का त्याग करके सादा और डिसिप्लिन लाइफ जीता हो।
यहाँ पे ऑप्शन में हेडोनिस्ट भी है, भोगवादी। हेडोनिस्ट उसे बोलते हैं जो सुख और आनंद का मुख्य उसके लाइफ में इम्पोर्टेंस बहुत है। मिजर मतलब कंजूस, हर्मिट मतलब एकांतवासी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स और लीव्स प्लेस्ड ऑन अ ग्रेव और यूज फॉर डेकोरेशन इज कॉल्ड। फूलों और पत्तियों का एक राउंड सर्कल से बनाया गया सजावट का होता है जो कब्र पर जनरली रखा जाता है या सजावट में यूज होता है डेकोरेशन के लिए। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रथ। रथ का मतलब होता है फूलों की गोल माला, पुष्प चक्र, ठीक है। ऑप्शन में है बुके। बुके का अर्थ होता है फूलों का गुच्छा, हाथ में पकड़ने के लिए जो होता है एक बुके टाइप। गार्लैंड का अर्थ होता है फूलों और पत्तियों की लंबी लड़ी जो जनरली गले में डाली जाती है। और क्राउन का अर्थ होता है मुकुट जो सिर पे रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, एन ओपन रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय बिल्डिंग इज कॉल्ड। तो इसका सही ऑप्शन होगा, पहला तो ऑप्शन देख लेते हैं, कॉरिडोर, क्वाड्रेंगल, ऑडिटोरियम और पेविलियन। तो इसका सही आंसर है क्वाड्रेंगल। क्वाड्रेंगल, क्वाड्रेंगल का अर्थ होता है चतुर्भुज आंगन। कॉरिडोर का अर्थ होता है गलियारा, जो बालकनी या गलियारा आप जिसे बोलते हो। ऑडिटोरियम का अर्थ होता है सभागार जहाँ पे लोग बैठते हैं और फंक्शन वगैरह देखते हैं। पेविलियन मतलब मंडप होता है जहाँ पे शादी विवाह होता है। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल इज कॉल्ड। तो वैसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का यूज़ कर सके, अच्छे से कर सके, मतलब एक जैसा कर सके, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं ऑप्शन सी, एम्बीडेक्स्ट्रस। जो दोनों हाथों से समान कुशल हो, मतलब कि दोनों हाथों को इक्वली यूज़ कर सके। तो किसी का, जैसे हम लोगों का क्या है, कभी लेफ़्ट हैंड उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू राइट हैंड। तो लेफ़्ट हैंडेड मतलब बाएं हाथ से काम करने वाला। स्किल्ड का अर्थ होता है जो स्किल्ड होता है मतलब कुशल होता है। और फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। तो इसका सही ऑप्शन होगा एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज इज कॉल्ड। ध्यान रखिएगा, आई डिजीज जो ट्रीटमेंट, आँखों की बीमारियों का जो ट्रीटमेंट करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब कि नेत्र रोग विशेषज्ञ जिसे हम बोलते हैं। ऑप्शन में है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन का अर्थ होता है चश्मा बनाने या बेचने वाला। फिजिशियन का अर्थ होता है जो सामान्य चिकित्सक है। पेडियाट्रिशियन को बोलते हैं बाल रोग विशेषज्ञ जो बच्चों का डॉक्टर होते हैं। तो आज यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। किसी तरह का कोई सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इससे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।